हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र सिहाग आपका अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र सर सिहाग में हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने टॉपिक पढ़ा था भूकंप के बारे में। उसमें हमने भूकंप का अध्ययन किसमें किया जाता है, भूकंप को मापने के यंत्र कौन कौन से हैं, भूकंप के केंद्र कौन से होते हैं और इनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था। आज हम इसको आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब भूकंप आता है, भूकंप जब आता है कितने प्रकार की तरंगें, यानी कि भूकंप की तरंगें कितने प्रकार। ध्यान रखना, जब भूकंप आता है 3 प्रकार की तरंगें, 3 प्रकार की तरंगें। अब 3 प्रकार की जो तरंगें हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इन्हें हमें देखना है। तो सबसे पहले है पी तरंग, दूसरी होती है एस तरंग और तीसरी होती है एल तरंग। ये 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, पी तरंगें, एस तरंगें और एल तरंग। अब इनकी क्या क्या विशेषता है, सबसे पहले हम बात करें पी तरंगों की। पी तरंगों को हम प्राथमिक तरंगें, प्राथमिक तरंग, पी तरंगें ही प्राथमिक तरंगें कहलाती हैं। पी तरंगों को ही हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं और पी तरंगें ही अनुदैर्घ्य तरंगें, पी तरंगों को ही हम अनुदैर्घ्य तरंगें। तो ये हमें ध्यान रखना है कि पी तरंगों को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो पी तरंगों को हम प्राथमिक तरंगें, अनुदैर्घ्य तरंगें या प्राइमरी वेव्स कह सकते हैं। एस तरंगें जो होती हैं, एस तरंगों को हम गौण तरंगें, गौण तरंगें या एस तरंगों को ही हम आड़ी तरंगें या बाड़ी तरंगें, ठीक है। एस तरंगों को ही अनुप्रस्थ तरंगें, अनुप्रस्थ, इनको हमें ध्यान रखना है। एस तरंगें यानी कि जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं जिनको हम द्वितीयक तरंगें भी कहते हैं। एस तरंगों को गौण तरंगें, आड़ी तरंगें या बाड़ी तरंगें या इन्हीं को हम अनुप्रस्थ तरंगें या द्वितीय तरंगें भी कहते हैं, यानी कि ये सेकेंडरी वेव। तीसरी जो तरंगें हमारी एल तरंगें, एल तरंगों को हम पृष्ठीय तरंगें, पृष्ठीय तरंगें या घातीय तरंगें या लव वेव्स भी इनको कहा जाता है, लव तरंगें। इनको हम विनाशकारी तरंगें भी कह सकते हैं, विनाशकारी। ये एल तरंगों के नाम। तो हमें ध्यान रखना है एल तरंगें किसे किसे कहा जाता है। तो पृष्ठीय तरंगें भी एल तरंगें होती हैं, घातीय तरंगें या लव तरंगें या विनाशकारी तरंगें जो होती है वो एल तरंगें। बात करें हम कि पी तरंगों की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले इनकी गति की बात करें। पी तरंगों की जो गति होती है वो सबसे ज्यादा होती है 8 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है। पी जो तरंगें होती हैं इनकी गति सबसे ज्यादा होती है 8 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती हैं। पी जो तरंगें होती हैं वो पृथ्वी के केंद्र तक, यानी कि पृथ्वी के केंद्र तक कौन सी तरंगें पहुंचती हैं, पी तरंगें पे पहुंचती हैं। केंद्र कह सकते हो या क्रोड कह सकते हैं कि पृथ्वी के क्रोड में कौन सी तरंगें पहुंचती हैं, तो पी तरंगें पहुंचती। इसके बाद अगर हम बात करें तो पी तरंगें जो हैं वो किन किन माध्यमों में से गुजर सकती हैं। तो ठोस, तरल व गैस, तीनों माध्यमों में से ये तरंगें जो है वो गुजर सकती हैं। पी तरंगें जो हैं वो ठोस माध्यम से भी, तरल माध्यम से भी और गैस, तीनों माध्यमों में से गुजर सकते हैं।
इसके बाद हम बात करें पीत रंगों की, तो पीत रंगे जो है वो ध्वनित रंगों की भांति गति, ध्वनित रंगों की भांति गति। ये सबसे मेन पॉइंट है, हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन कई बार आता है कि कौन सी तरंगें, भूकंप की कौन सी तरंगें हैं जो ध्वनित तरंगों की गति करती हैं, तो हमारा ध्यान रहे कि अनुदैर्घ्य तरंगें या पीत तरंगें, ये जो है किसकी भांति गति करती हैं, ध्वनित तरंगों की गति। तो ये सारी विशेषताएं हैं पीत तरंगों। सेकेंडरी वेव्स की अगर हम बात करें, एस तरंगों की बात करें, कौन तरंग, इनकी जो गति है, इनकी गति 5 किलोमीटर पर सेकंड, 5 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती हैं एस तरंगें। ये तरंगें किस किस माध्यम से गुजर सकती हैं, जो पी तरंग, ये एस तरंगें हैं, ये केवल ठोस माध्यम से होकर ही गुजर सकती हैं, ठोस माध्यम से ही गुजर पाती हैं एस तरंगें। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये तरंगें किसकी भांति गति करती हैं, तो प्रकाश की भांति गति, प्रकाश की भांति जो है गति। ये ध्यान रखना है कौन सी तरंगें प्रकाश की तरह गति करती है, तो अनुप्रस्थ तरंगें यानी कि प्रकाश तरंग। इसके बाद हम बात करें कि जो गौण तरंगें हैं वो कहाँ आकर जो है वो समाप्त हो जाती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी तरंगें हैं जो महासागरों के निकट आकर विलुप्त हो जाती है यानी कि समाप्त हो जाती है। तो ऐसी तरंगें हैं जो महासागरों के निकट आकर विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, वो तरंगें हैं एस तरंगें। एस तरंगें महासागरों के निकट आकर समाप्त हो जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये तरंगें जो है वो सिर्फ ठोस माध्यम से गुजरती है, जबकि महासागर जो है वो तरल अवस्था में, इसलिए महासागरों के निकट आकर ये तरंगें क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो ये विशेषताएं हैं गौण तरंगों की यानी कि सेकेंडरी वेव्स की यानी कि द्वितीयक तरंगों। क्या विशेषताएं, पहले की इनकी जो गति है वो 5 किलोमीटर पर सेकंड है। ये किस माध्यम से गुजर सकती है, ठोस माध्यम से गुजर सकती है। किसकी भांति गति करती है, तो प्रकाश की भांति गति करती है। और कहाँ आकर समाप्त हो जाती है, तो महासागरों के निकट आकर समाप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इसके बाद हम बात करें एल तरंगों की। एल तरंगों को हम गति की बात करें, एल तरंगों की जो गति है वो 3 किलोमीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर पर सेकंड यानी कि 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से गति करती हैं एल तरंगें। दूसरी अगर हम बात करें इन तरंगों की, तो ये तरंगें पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा विनाश करती हैं। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा विनाश इन्हीं तरंगों के द्वारा किया जाता है, इसलिए इन्हें विनाशकारी तरंगें भी कहते हैं। विनाशकारी यानी कि पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा विनाश इन्हीं तरंगों के कारण होता है। अगर इसके बाद हम बात करें तो ये तरंगें जो हैं सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचती हैं। ये तरंगें धरातल के ऊपर, धरातल पर गति करती है। धरातल के ऊपर जो विनाश होता है वो सबसे ज्यादा किन तरंगों से होता है, यानी कि भूकंप की कौन सी तरंगें सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं, वो होती हैं एल तरंगें। सबसे ज्यादा विनाश करती हैं एल तरंगें। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये सारी विशेषताएं हैं एल तरंगों की विशेषताएं। तो हमें ध्यान रखना है कि पी तरंगों की क्या विशेषताएं हैं, एस तरंगों की क्या विशेषताएं हैं और एल तरंगों की जो क्या क्या विशेषताएं हैं। इनमें मेन जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि या तो ध्वनि तरंगों से गति कौन करता है, तो अनुदैर्घ्य। इसको याद रख सकते हो आप, इसमें है और इसमें भी है, अनुदैर्घ्य। दूसरा, प्रकाश की भांति गति कौन करती है, इसमें भी प है और इसमें भी प है, तो प्रकाश की भांति अनुप्रस्थ तरंगें होती है। तीसरा हम ध्यान रखें कि एल तरंगें यानी कि पृष्ठीय तरंगें, ये सबसे ज्यादा यानी कि पृथ्वी के ऊपर चलती है, धरातल पर चलती है, तो इसलिए सबसे ज्यादा
विनाशकारी तरंगें। तो ये 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं जब भूकंप आता है। अब हम बात करें कि जो भूकंप का छाया क्षेत्र है वो क्या है। छाया क्षेत्र जो है जिसे भूकंप का छाया क्षेत्र, छाया क्षेत्र, छाया क्षेत्र किसे कहते हैं? यानी कि पृथ्वी के ऊपर वो स्थान जहां पर भूकंप की तरंगें नहीं पहुंच पाती। पृथ्वी पर वो स्थान जहां पर भूकंप की तरंगें नहीं पहुंच पाती उसे भूकंप का छाया क्षेत्र, जहां भूकंप की तरंगें नहीं पहुंच पाती उस स्थान को हम छाया क्षेत्र, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब कौन कौन से स्थान यानी कि छाया क्षेत्र है कौन सा, हम देखें। ये जो पूरा है पृथ्वी का, ये 360 डिग्री का होता है। इसमें एस तरंगों का छाया क्षेत्र कितना है और पी तरंगों का छाया क्षेत्र कितना है, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ये है 180 डिग्री पर, ये है 105 डिग्री पर, ये है 145 डिग्री पर, ये भी 145 डिग्री है और ये 105 है। ये एस तरंगों है दोनों तरफ और ये पी तरंगें दोनों तरफ। अगर हमें पूछ लिया जाए कि एस तरंगों का छाया क्षेत्र कितना है, एस तरंगों का छाया क्षेत्र आपको ध्यान रखना है 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री के बीच का ये क्षेत्र, और इधर से 105 डिग्री से एस तरंगों का छाया क्षेत्र अगर हमें देखना है तो 105 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक ये रहेगा और इधर से भी 105 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक। 105 डिग्री से 180 डिग्री तक दोनों तरफ 105 से 180 डिग्री तक जो है वो छाया क्षेत्र है, यानी कि 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री। एस तरंगों का जो छाया क्षेत्र है वो पृथ्वी के ऊपर 150 डिग्री, यानी कि यहां से लेकर 105 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक ये पूरा का पूरा एस तरंगों का छाया क्षेत्र है। तो ये है 75 डिग्री, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, और यहाँ भी 105 से लेकर 180 डिग्री तक ये भी पूरा का पूरा एस तरंगों का छाया क्षेत्र है। ये भी 75 डिग्री, 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री, एस तरंगों का छाया क्षेत्र आ जाएगा हमारा 150 डिग्री। ये हमें ध्यान रखना, कहाँ से कहाँ तक है? 105 डिग्री से लेकर 105 डिग्री पूरा छाया क्षेत्र है एस। दूसरा अगर हम बात करें कि पी तरंगों का छाया क्षेत्र कितना है, पी तरंगों की छाया क्षेत्र की बात करें, पी जो तरंगें हैं वो यहाँ तो है हमारी, लेकिन ये जो क्षेत्र है 105 डिग्री से 145 डिग्री का और इधर भी 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री, ये पी तरंगों का छाया क्षेत्र। 145 डिग्री से 105 डिग्री यानी कि 40 डिग्री, इधर भी 145 डिग्री से 105 डिग्री 40 डिग्री, दोनों तरफ 40-40 डिग्री, यानी कि पी तरंगों का छाया क्षेत्र कितना होगा? 80 डिग्री। ये हमें ध्यान कि पी तरंगों का छाया क्षेत्र 80 डिग्री है और एस तरंगों का छाया क्षेत्र पूछे तो 150 डिग्री। ये हमें इसी प्रकार याद रखना। अब अगर हम बात करें कि विश्व में भूकंप के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से, यानी कि विश्व को कितने क्षेत्रों में बांटा है, भूकंपीय क्षेत्र कौन कौन से? पूरे विश्व को 3 क्षेत्र में विभाजित किया गया है। पहला क्षेत्र है परिप्रशांत मेखला, परिप्रशांत मेखला। दूसरा क्षेत्र है मध्य
अटलांटिक क्षेत्र, सॉरी मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र। और तीसरा जो क्षेत्र है वो है मध्य अटलांटिक क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र। उत्तरी प्रशांत जो मेखला है, ध्यान रखना है विश्व में लगभग 61% जो भूकंप है वो इसी क्षेत्र में। विश्व में सबसे ज्यादा जो भूकंप आते हैं वो उत्तरी प्रशांत मेखला में आते हैं और विश्व के लगभग 61% जो भूकंप है वो इसी क्षेत्र में आते हैं। इसका कारण क्या है कि उत्तरी प्रशांत मेखला में इतने भूकंप क्यों आते हैं? तो इसका कारण है, पहला कारण है कि यह जो क्षेत्र है यह प्लेट विवर्तन के कारण, प्लेट विवर्तन के कारण यहाँ पर इतने ज्यादा भूकंप आते हैं। दूसरा अगर कारण हम देखें तो सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तीसरा अगर हम कारण देखें तो यह जल व स्थल का मिलन क्षेत्र, जल व स्थल का मिलन क्षेत्र है। 4 नंबर पर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो है विनाशकारी प्लेट किनारों के कारण यहाँ पर भूकंप। तो ये हमें ध्यान रखना है उत्तरी प्रशांत मेखला में किस कारण जो है ज्यादा भूकंप है। लेकिन हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? तो उत्तरी प्रशांत मेखला में आते हैं, लगभग 61%। दूसरा अगर हम बात करें तो मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र, इसमें लगभग विश्व का 21% भूकंप आता है। लगभग 21% जो भूकंप है वो इस क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में ही भारत जो है वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत, भारत इसी क्षेत्र के अंतर्गत, ये हमें ध्यान रखना है। मध्य महाद्वीपीय जो पेटी है उसमें भारत भी आता है। मध्य अटलांटिक क्षेत्र, बाकी जो शेष भाग है यानी कि सबसे कम भूकंप जो है वो इस क्षेत्र में, सबसे कम मध्य अटलांटिक क्षेत्र। तो ये थे विश्व में भूकंप के क्षेत्र कितने भागों में बांटा गया। अब बात करें भारत की, तो भारत को भी कितने भागों में बांटा गया? भारत में भूकंपीय क्षेत्र कौन कौन से हैं? भारत में भूकंपीय क्षेत्र, भारत में भूकंपीय क्षेत्र है पहला उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है मैदानी क्षेत्र, तीसरा है प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो सबसे ज्यादा जो है भूकंप कहाँ आते हैं भारत में? तो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं सबसे ज्यादा भूकंप, क्योंकि यह वो क्षेत्र है जिसमें हिमालय से, और हिमालय एक नवीन गलित पर्वत होने के कारण, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप। मैदानी क्षेत्र में सामान्य भूकंप, सामान्य यानी कि कम गति के भूकंप, और भारत में सबसे कम भूकंप जो है वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, सबसे कम भूकंप प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। ये हमें ध्यान, ये भारत में है कि भारत कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है? 3 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा। अगर हम बात करें तीव्रता की, जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 रिएक्टर स्केल पर आती जाती है वो भूकंप विनाशकारी नहीं,
यानी कि उससे वस्तुओं को कोई हानि नहीं, विनाशकारी नहीं। लेकिन जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.0 है वह विनाशकारी, इससे नुकसान, इससे ऊपर जितने भी तीव्रता आएगी वो सबसे ज्यादा विनाशकारी होते जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि भूकंप के बारे में हमने जो आज पढ़ा कि भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती है। सबसे मेन पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि भूकंपीय तरंगें कौन कौन सी, या भूकंप में छाया क्षेत्र क्या होता है, या विश्व को जो है वो भूकंपीय कितने क्षेत्रों में बांटा गया। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।